हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया जाता है बच्चों उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, हमसे पूछा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सक्सेशन, दूसरा दिया है द पावर ऑफ द डॉग, तीसरा ऑप्शन है बच्चों टेड लासो, चौथा ऑप्शन है आपका किंग रिचर्ड। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द पावर ऑफ द डॉग। ओके, देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ये क्या है, ये किस फिल्म क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं ये आपके हॉलीवुड सिनेमा में दिए जाते हैं। जैसे अपने भारत में बॉलीवुड है वैसे ही हॉलीवुड कहाँ का है, आपका यूएसए का है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है ये कौन सी फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, हॉलीवुड फिल्मों के लिए दिए जाते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस पुरस्कार समारोह का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया गया अरे यहाँ 2 बार हो गया है, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। और अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ये पुरस्कार है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ये कहाँ का है, अमेरिका यानी कि हॉलीवुड का है। तो आसानी से हम इसको याद कर सकेंगे। तो इसके पुरस्कार का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि इस फिल्म पुरस्कार के थ्रू जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है, यानी कि हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या, बेस्ट डायरेक्टर, तो वो बच्चों किसे दिया गया है, जेन कैंपियन। और जेन कैंपियन को किस फिल्म के निर्देशन के तौर पे दिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, पावर ऑफ द डॉग, जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है उसी के डायरेक्टर कौन है, जेन कैंपियन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें या कह सकते हैं बेस्ट डायरेक्टर, तो बच्चों वो किसे दिया गया है, विल स्मिथ, और इनको किस मूवी के लिए यह अवार्ड मिला है, किंग रिचर्ड। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि हम बात करते हैं बच्चों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या कह सकते हैं क्या, बेस्ट एक्ट्रेस, तो बच्चों इनका नाम क्या है, निकोल किडमैन, जो कि इनकी बीइंग द रिकार्डोस मूवी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस। किसको मिला है यह पुरस्कार, निकोल किडमैन को। क्लियर है बच्चों। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं। यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी को पता होगा ये काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं क्रिस मॉरिस। तो यहाँ हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया है न्यूजीलैंड, चौथा है आपका ब्रिटेन। तो आपको जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि जो क्रिस मॉरिस हैं वो किस देश की तरफ से खेलते हैं क्रिकेट, तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। ओके, आइए देखते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। आईपीएल 2021 में ये अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं। ठीक है, आईपीएल जो आपका ये भी क्या है, क्रिकेट का ही एक प्रारूप है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो 2021 में जो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए थे तो वो कौन थे, क्रिस मॉरिस। और ये किस टीम की तरफ से खेले थे बच्चों, ये थे आपके राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने इनको सभी खिलाड़ियों से सबसे महंगे दाम में खरीदा था। और ये अभी तक के
सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है, यानी इससे पहले इतने महंगी बोली किसी खिलाड़ी की नहीं लगी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का नाम आया है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका की यदि हम राजधानी की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नहीं बल्कि 3 राजधानियां यहाँ पे मेंशन की हैं। पहला है आपका प्रिटोरिया, दूसरा है आपका केप टाउन, और तीसरी जो इसकी राजधानी है वो क्या है, ब्लूमफोंटेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राजधानियां इतनी सारी, वैसे तो एक ही राजधानी होती है आमतौर पे। देखिए, दुनिया का ये इकलौता देश है दक्षिण अफ्रीका जिसने अपनी 3 राजधानियां घोषित कर रखी हैं। तो इनका जो अलग अलग पर्पस है वो क्या है, देखो प्रिटोरिया जो यहाँ की राजधानी है बच्चों, तो वो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। और यदि हम बात करें केप टाउन की, तो बच्चों केप टाउन जो यहाँ की राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, विधायी राजधानी है। और ब्लूमफोंटेन यहाँ की जो आपकी है कैसी, न्यायिक राजधानी। ओके, तो प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगी, प्रिटोरिया, विधायी राजधानी केप टाउन, ब्लूमफोंटेन यहाँ की कैसी राजधानी हो जाएगी आपकी, न्यायिक राजधानी। और यदि हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है या करेंसी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वो आपकी क्या है, रैंड। और बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा जो रैंड करेंसी है वो कहाँ की है, यानी किस देश की है, तो ये भी एक अफ्रीकन देश है, नामीबिया। ये आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ जो रैंड करेंसी है वो आपके और कहाँ पे चलती है, नामीबिया में चलती है। और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दोनों ही आपके कैसे कंट्रीज हैं, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की यदि हम बात करें कि वर्तमान राष्ट्रपति, तो इनका नाम क्या है, सिरिल रामफोसा। ये आपको याद रखना है कि जो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, सिरिल रामफोसा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, हेनले में हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में हमें भारत की स्थिति बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 90, 84, 85 या 83वां, यानी कि 90, 84, 85 या 83। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 83 पोजीशन रही है किसमें, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, किसकी, भारत की। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या रही है, 83, यानी कि 83वां स्थान रहा है। देखिए, इस सूचकांक में, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो बच्चों आपके 2 कंट्री हैं, कौन कौन से, एक तो है जापान, दूसरा है सिंगापुर। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है वो किस लिए जारी करते हैं। देखिए, इसमें नाम आया है पासपोर्ट का, तो ये जो सूचकांक है वो किससे संबंधित है, पासपोर्ट से संबंधित। यानी कि इस सूचकांक के तहत ये जानकारी ली जाती है कि आपके किस देश का जो पासपोर्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे यहाँ पे नाम आया है जापान और सिंगापुर, तो बच्चों ये जो कंट्रीज हैं, यानी कि यहाँ के लोग 152 देशों में बिना वीजा के, कैसे, वीजा मुक्त या कह सकते हैं बिना वीजा मुक्त, या कह सकते हैं बिना वीजा के, सिर्फ पासपोर्ट से, यानी कि यहाँ का जो पासपोर्ट है वो इतना शक्तिशाली है कि यहाँ पे इनके जो लोग हैं यहाँ पे वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये 152 देशों में क्या कर सकते हैं, बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है इसी पर आधारित होता है। तो बच्चों, जो आपका शीर्ष स्थान है वो किन देशों का रहा है, वो है आपका जापान और सिंगापुर।
इसी के साथ साथ दूसरे जो स्थान पर रहा है तो बच्चों वो है आपका पहला जर्मनी और दक्षिण कोरिया, ये क्या है आपके दूसरे स्थान पर रहे हैं संयुक्त रूप से। और यदि हम बात करें कि तीसरे स्थान पर रहने वाले देश कौन कौन से हैं, तो आपका फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन, ये सारे देश फिनलैंड पासपोर्ट सूचकांक में इनकी जो स्थिति रही है वो कौन से नंबर की रही है बच्चों, तो वो है आपकी तीसरे नंबर की, ये आपको याद रखना है। और बच्चों जापान जो है वो लगातार 3 सालों से शीर्ष स्थान पर है, यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो लगातार 3 सालों से कैसा है, काफी ज्यादा शक्तिशाली रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, हाल ही में आईपीएल के 2022 व 2023 के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए वीवो की जगह किस कंपनी ने ली है। देखिए आईपीएल का 2021 का संस्करण हो चुका है, अब 2022 और 2023 के संस्करण में टाइटल स्पॉन्सरशिप की जगह किसने ली है। तो बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओप्पो, टाटा ग्रुप, या इसको हम टाटा समूह भी कहते हैं, या फिर नोकिया, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा ग्रुप। तो आईपीएल 2022 और 2023 के संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप बच्चों क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है इसके तहत क्या करती है, अपनी कंपनी के जो ब्रांड है उनका प्रचार करवाती है, यानी कि अपनी कंपनी का जो ब्रांड नेम है उसको बेचती है एक तरीके से। और स्पॉन्सरशिप के थ्रू क्या होता है, ज्यादा लोगों को पता चलता है किसी भी कंपनी के ब्रांड के बारे में, और इसके तहत इनकी जो सेल है उसमें बढ़ोतरी होती है। अब सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी खोल के बैठे हैं तो उसमें बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो नहीं बेच सकेंगे। जैसे आप लोगों को ही देख लीजिए, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आपको घर बैठे सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है। तो इसी तरीके से हर काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके भी अलग अलग फंडे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो अभी तक जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी आईपीएल की बच्चों वो किसके पास थी, वीवो के पास, जो कि अब किसने ले ली है 2 साल के लिए, टाटा ग्रुप या टाटा समूह। क्लियर है। चलिए देखिए आईपीएल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी हाल ही में 2021 में घोषणा की गई थी कि आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की जाएंगी। तो बच्चों जो 2 नई टीमें हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, अहमदाबाद और लखनऊ। तो इसके तहत अब जो अभी तक आईपीएल में टीमें थी, पहले वो कितनी थी, 8 थी, लेकिन अब इसमें 2 टीमें और शामिल हो गई हैं। तो टोटल जो आईपीएल की टीम है वो कितनी हो गई है, 10 टीमें हो गई। और यदि हम बात करें कि आईपीएल की जो शुरुआत है पहली बार कब हुई थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सन 2008 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किसने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की घोषणा की। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व हिंदी दिवस है, जो कि अभी हाल ही में पिछले दिनों में कब मनाया गया था, 10 जनवरी को। ठीक है, ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा में भारतीय धरोहरों के विवरण को छापने की घोषणा किसने की है। तो बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनओ या यूएनईपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूनेस्को। क्लियर है। और यूनेस्को जो है ये वैसे भी आपका जो विश्व विरासत जो स्थल होते हैं उनकी देखरेख के लिए ये क्या करता है, कार्य करता है। तो बच्चों ये जो संस्थाएं हैं ये सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, ये क्या है, यूएनओ की ही एजेंसी है। तो इनके हेडक्वार्टर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है स्थित, पेरिस में। और यदि हम बात करें यूनिसेफ का, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो भी आपका क्या है, हाँ सॉरी, वो आपका क्या है, न्यूयॉर्क।
तो जो यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है बच्चों वो भी आपका कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। क्लियर है। और यदि हम बात करें यूएनईपी, तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है बच्चों ये आपका नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नैरोबी। नैरोबी जो कि आपकी कहाँ की राजधानी है, केन्या की राजधानी है। केन्या एक अफ्रीकन देश है और इसकी राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। तो यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यदि हम बात करें यूएनओ की, तो आप यूएनओ का तो सभी बच्चों को लगभग पता ही रहता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यदि हम बात करें यूनिसेफ की, तो बच्चों इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है इसको अभी मैं बता रही हूँ आपको आगे। देखिए सबसे पहले इसकी डिटेल देखेंगे। विश्व हिंदी दिवस जिसको हम हर साल कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है सबसे पहली बार कब हुई थी, तो 10 जनवरी 2006 से की गई थी। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि विश्व स्तर पे हिंदी भाषा की महत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूनेस्को। यहाँ पे देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म हमें दिया गया है, क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कई सारे एग्जाम में, पिछले अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अब यूनेस्को के मुख्यालय की बात करेंगे तो वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो बच्चों इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, पेरिस, यानी कि फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और यूनेस्को के जो वर्तमान महानिदेशक है तो इनका नाम क्या है बच्चों, ऑद्रे अजोले। ठीक है, वर्तमान महानिदेशक यूनेस्को के जो है उनका नाम क्या है, ऑद्रे अजोले। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है, यानी कि नए तरीके से अभी तक यह दिवस नहीं मनाया जाता था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है आपका 11 जनवरी, दूसरा है आपका 20 दिसंबर, तीसरा है 9 जनवरी और चौथा दिया है आपका 26 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो क्यों की है घोषणा, इसके बारे में देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए इस दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों, जो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, तो उनके 4 पुत्र जो थे उनका नाम क्या 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 है, साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। ठीक है, तो ये 4 पुत्र किनके थे, गुरु गोविंद सिंह के। तो इनके साहस को इनके साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। किसको मनाया जाएगा, इस दिवस को, यानी कि जो 26 दिसंबर है ये गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों इनकी साहस के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। तो हुआ क्या था, 26 दिसंबर 1704 में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की क्या हो गई थी, मतलब एक तरीके से ये शहादत को प्राप्त हो गए थे। और शहादत को प्राप्त क्यों हुए थे, जो उस समय 1704 की बात हो रही है, तो बच्चों उस टाइम पे जो शासन था वो कई जगह मुगलों का शासन था। तो एक मुगल नवाब थे, मुगल शासक थे, इन्होंने जबरन इनसे इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए कोशिश की थी, जबरदस्ती चाह रहे थे कि ये क्या करें, इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। लेकिन जब इनके पुत्रों ने मना कर दिया तो एक नवाब ने क्या किया था, इनके पुत्रों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था।
यानी कि दीवार के अंदर क्या करते हैं, दीवारों के अंदर चुनवा दिया जाता है और इस तरीके से क्या हो गए थे, ये शहादत को प्राप्त हो गए थे। और 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है। तो 26 दिसंबर 1704, तो इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और इस दिवस को जो मनाने की घोषणा है वो कब की गई है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा कब से, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2022। और इस दिन क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती होती है। इसी अवसर पर इस घोषणा को किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 26 दिसंबर को आपका अब जो नया दिवस एक और मनाया जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वीर बाल दिवस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है। बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बात हो रही है 2023 की। तो 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं, तो इसकी घोषणा कर दी गई है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है वो भारत के किस राज्य में किया जाएगा, तो आपका मध्य प्रदेश में किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। ये पॉइंट देखिए, 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि किया जा रहा है। 2021 जो कि बीत चुका है, लेकिन हुआ क्या था, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या कर दिए गए थे, आगे के लिए टाल दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना जो था वो काफी अपनी भयावह स्थिति में था। इसको देखते हुए इन खेलों को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। और अभी जो है आपके ये खेल जो है हरियाणा में 2021 वाले हरियाणा में आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि कब से कब तक चलने वाले हैं, 5 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक इनका आयोजन किया जा रहा है। और किस राज्य में किया जा रहा है, तो हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो बच्चों इनकी जो शुरुआत है वो हुई थी सन 2018 में। और उस टाइम के जो खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उस समय जो खेल मंत्री थे राज्यवर्धन राठौड़, इन्हीं के प्रयासों से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी। क्लियर है बच्चों। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इनकी शुरुआत है, इसका जो पर्पस है वो क्या है, वो पर्पस ये है कि आपका जो ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक गेम्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में भारत की स्थिति को टॉप 10 कंट्रीज में शामिल करना है। ठीक है, 2028 में जो आपके ओलंपिक होने वाले हैं तब तक जो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको इतना ट्रेन करना है कि आपकी जो भारत की स्थिति है वो टॉप 10 देशों में आ सके। जैसे इस बार जो 2020 के ओलंपिक हुए थे उसमें जो नंबर 1 पे पोजीशन रही थी आपकी वो यूएसए की थी, सेकेंड नंबर पे चीन था, चाइना। और यदि हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो बच्चों इसका पोजीशन क्या थी भारत की, 48, जो कि बहुत ही ज्यादा नीचे थी। तो इसीलिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के प्लेयर्स क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमने दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की है। तो निरामय परियोजना हमसे पूछा गया है कि किस राज्य में शुरू की गई है। तो बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया है असम और चौथा दिया है मणिपुर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय परियोजना की हाल ही में शुरुआत किस राज्य में की है, असम में की है।
अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो ये आपकी जो मिशन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। और इसका जो पर्पस है वो क्या है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना है जनता को। तो इसके भी जो बच्चों बता दो, इसके भी क्या है, दो उपभाग हैं। एक तो आपका ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, और दूसरा आपका शहरी। तो जो ग्रामीण वाला है वो क्या है कि ग्रामीण जनता को जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराना है। और जो शहरी स्वास्थ्य, शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसका पर्पस ये है कि जो शहरों की जनता है वहां की जनता को क्या करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखिए निरामय परियोजना, इसके बारे में देखेंगे। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, ऑटिज्म, मंद बुद्धि व एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। देखिए इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, ये एक मानसिक रोग है, मस्तिष्क रोग कह सकते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का विकास है वो बहुत धीरे धीरे होता है, और इसमें जो लोगों की सोचने की शक्ति है वो काफी धीमी हो जाती है। और ऐसे रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, सामने वाले की बात को बहुत देर में समझ पाते हैं और अपनी भी बात को काफी देर में एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसीलिए ऑटिज्म जो इसके लिए भी एक दिवस अभी मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ऑटिज्म चेतना जागरूकता करके एक दिवस मनाते हैं 2 अप्रैल को, जो कि आपका किससे संबंधित है, ऑटिज्म रोग से। ठीक है, तो ऑटिज्म ये भी आपका कैसा रोग है, मानसिक रोग है। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि ये भी आपका मस्तिष्क से ही संबंधित है। और एकाधिक विकलांगता यानी कि जो लोग एक से अधिक, मतलब जिनकी बॉडी क्या है, एक से अधिक यानी कई जगह से क्या है वो विकलांग है, तो ऐसे व्यक्तियों को किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। यानी कि बीमा उपलब्ध कराने से क्या होगा कि ये लोग अपना इलाज जो है वो सही से करा सकते हैं, और जो इनकी किस्तों की जो दाम है वो काफी कम रहेंगे इस परियोजना में। क्लियर है बच्चों? देखिए इस परियोजना को हाल ही में किसने लागू किया है, तो निरामय असम राज्य ने। तो असम राज्य की बात करें तो असम राज्य की बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन है बच्चों, हेमंत बिस्वा शर्मा। और यदि हम बात करें कि असम की राजधानी, तो बच्चों असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ये आपको याद रखना है कि जो असम की राजधानी है वो क्या है आपकी, दिसपुर। और यदि हम बात करें कि असम के वर्तमान राज्यपाल, तो इनका नाम क्या है, जगदीश मुखी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन हमसे पूछा है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वडोदरा रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि आपका किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात। वैसे तो ये तीनों ही जो रेलवे स्टेशन है ये कहाँ के हैं, गुजरात के ही हैं, लेकिन जो नाम बदला गया है वो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। देखिए एकता नगर रेलवे स्टेशन सबसे पहले तो देखेंगे कि ये केवड़िया जो है ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। बच्चों स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है, ये आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का जो नाम है ये क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ये किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। और यदि नदी पूछी जाए तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है।
और गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नाम के जगह है, वहां पर ये मूर्ति स्थित है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम मतलब क्या है, क्या रखा गया है, एकता नगर। और यूनिटी का मतलब भी क्या होता है, एकता होता है। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, यानी कि यूनिटी जिसका मतलब क्या होता है, एकता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में कुल 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 रियासतों को एक साथ मिलाने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसीलिए इनकी प्रतिमा का नाम जो है वो क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो बच्चों अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाती है। और यहाँ पे गुजरात का जिक्र हुआ है, तो बच्चों गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। और यदि हम बात करें गुजरात की जो राजधानी है, तो बच्चों वो क्या है, आपकी गांधीनगर। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आज का। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि आपका किससे संबंधित है, टेनिस से, तो ये किसने जीता है। 4 ऑप्शन है आपके, एशले बार्टी, एलिना रिबाकिना, दरिजा जुराब या मार्सेलो मेलो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है, एशले बार्टी। देखिए एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। एशले बार्टी ने 3 सालों में 2 बार यह खिताब जीता है, यानी कि पिछले 3 सालों में 2020 में एक तो ये खिताब जीता था, और अभी हाल ही में 2022 में इस इंटरनेशनल में इस इंटरनेशनल गेम में इन्होंने क्या किया है, इसको महिला सिंगल्स या कह सकते हैं महिला एकल्स, एशले बार्टी ने ये खिताब किसमें हासिल किया है, महिला एकल या वीमेन सिंगल्स में। ठीक है, अब देखिए एशले बार्टी ये किस देश की प्लेयर है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी है। एडिलेड इंटरनेशनल जो कि अभी हाल ही में हुआ है, तो इसमें देखिए पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है, गेल मोनफिल्स ने। और पुरुष युगल, ये जिसको हम कहते हैं मेन डबल्स, तो इसमें जो जीते हैं वो 2 खिलाड़ियों के नाम क्या है, रोहन बोपन्ना व राम कुमार रामनाथन। और नाम से आप पहचान सकते हैं कि ये दोनों ही कैसे खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी कि भारतीय टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन। तो इन्होंने पुरुष युगल में यह खिताब हासिल किया है, और पुरुष एकल में किसने जीता है, गेल मोनफिल्स। तो इनका जो बच्चों ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। क्लियर है। अब देखिए महिला सिंगल्स की तो हमने बात कर ली थी, महिला एकल में खिताब किसने जीता था, एशले बार्टी ने। तो यदि हम बात करें कि महिला युगल या कह सकते हैं वीमेन डबल्स, तो इसमें जो खिताब हासिल किया है एशले बार्टी व स्टॉर्म सैंडर्स ने। किसने जीता है, एशले बार्टी व स्टॉर्म सैंडर्स ने। और ये दोनों ही आपकी किस देश की खिलाड़ी हैं, तो बच्चों ये दोनों ही आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं। और अभी आपका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने वाला है, और इससे पहले ही इसको खेला गया था एडिलेड इंटरनेशनल को। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत करने से पहले इस एडिलेड इंटरनेशनल का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। एडिलेड ये आपका कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। एडिलेड जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है, आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो बच्चों ये थे आपके टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस आपको कैसी लगी तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ तैयारी करने वाले बच्चों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।